अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर। ये है, मैं हूं शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ सईद काजी हैं और समी इब्राहिम। नाजरीन, सबसे पहले आज हम बात करेंगे दहशतगर्दी के उस नासूर की जिसने कल पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया। कई माओं की गोद उजड़ गई, कई बच्चे यतीम हो गए और जख्मी सिसकते रह गए। जी हाँ, कल क्वेटा और सवात में धमाकों के नतीजे में 100 से ज्यादा अफराद जाम बहक हो गए और कई जख्मी हो गए। इमदादी कारकुन, सहाफी और सिक्योरिटी एहलकार जब वहां पहुंचे तो वो भी इसका निशाना बन गए। आखिर कौन है जो पाकिस्तान में अमन नहीं देखना चाहता? कौन है जो खुदा की मखलूक पर जुल्म करके खुद चैन से बैठता है? इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी की दी हुई डेडलाइन आज खत्म हो गई है। वो आज अपने मुस्तकबिल के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। और दूसरी जानिब हुकूमत के इत्तेहादी जमातों ने लॉन्ग मार्च पर डॉक्टर ताहिरुल कादरी से मुज़ाकरात के लिए चौधरी शुजात हुसैन को टास्क दे दिया है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा MQM से मुज़ाकरात करेंगे। क्या 2 दिन के बाद शुरू होने वाला लॉन्ग मार्च रुक जाएगा या अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां होगा? इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही जिक्र करेंगे अल्ताफ हुसैन के सियासी ड्रोन हमले का। अल्ताफ हुसैन का कहना है कि कायदे आजम के पास भी बरतानवी पासपोर्ट था। बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने भी दूसरे ममालिक में पनाह ली। वो ऐसा करें तो उनकी वफादारी मशकूक क्यों बन जाती है? इस पर बात करेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि भारतीय फौज ने एक बार फिर कंट्रोल लाइन पर बटल सेक्टर में पाकिस्तानी चौकी पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिससे पाक फौज का हवालदार मोहिउद्दीन शहीद हो गया। भारतीय फौज का ये रवैया क्या दोनों ममालिक की आवाम को करीब लाएगा या दूर करेगा? इस पर हम बात करेंगे। साथ ही हमारा सवाल सुन लीजिए। सवाल हमारा जुड़ा है दहशतगर्दी से। आपके ख्याल में दहशतगर्दी की ये जो ताज़ा लहर है, इसके पीछे किसका हाथ है? कौन से अनासर इसमें मुलविस हो सकते हैं? इस पर अपनी आप हमें राय दीजिए। ईमेल करें, SMS करें या भी टेलीफोन कॉल के जरिए कल जो दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया, इस पर हमसे बात कीजिए। रोज़ाना की तरह और बहुत सी आम खबरें हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। सबसे पहले काजी साहब से पूछते हैं। जी काजी साहब। शाजिया, कल वफाकी जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी है ECC, उसका एक इजलास हुआ है जिसमें बड़े अच्छे माशाल्लाह फैसले हुए हैं। एक तो फैसला उसमें ये हुआ कि शुगर प्रोड्यूस करने वालों को एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी गई, मगर साथ ही जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है 8%, उसमें 7.5% की छूट दे दी गई। अब वो 0.5% होगी। और साथ ही इस पे ही नहीं उन्होंने बस किया, एक फ्रेट पे सब्सिडी दी है फ़ी केजी पे ₹1.75, ताकि जो मुस्तहिक और मसाकीन है इस इंडस्ट्री में उनकी इमदाद हो जाए। तो इस पे बात करेंगे ECC का। और ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है शाजिया कि जब IMF वाले यहाँ बैठे हुए हैं, शॉर्टफॉल हमारा ग्रोथ रेट जो है, वो मैंने कल जो स्टोरी दी थी आपको कि वो हम अपने अहदाफ नहीं ले रहे। और सबसे अहम बात यह है कि जो हमारा वसूलियों का हदफ है उसमें हमारी शॉर्टफॉल बहुत बड़ी है और IMF से हम पैसे मांग रहे हैं, इधर हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे। और फिर कराची से मैंने एक स्टोरी ली है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से। रिपोर्ट ये आई है कि एक रैम्पेंट वहाँ पे करप्शन है। कुछ दिन पहले हमने इसी प्रोग्राम में खबर डिस्कस की थी कि 60% जो वहाँ पे बिल्डिंग्स कराची में जो डेवलप हुआ है वो अनरेगुलेटेड है। और जहाँ पे रेगुलेट वो कर रहे हैं उसमें वो बता रहे हैं कि एक जोक और मजाक बन गया। हम अपने किसी नुमाइंदे से भी बात करेंगे कि एनक्रोचमेंट्स हों या कुछ हो इस शहर में, यानी भत्ते पे कंट्रोल नहीं है और किसी पे कंट्रोल नहीं है, मगर जो काम रेगुलरली हो रहे हैं वो माल बनाने की हो रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि ये सिंध जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी एक मनी मिंटिंग का एक जरिया बन गई है। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि पॉलिटिकल विल क्या है, ये लोग काम क्या कर रहे हैं और क्यों है ये अजाब जो हमें दरपेश है। और इसी से जुड़ी हुई खबर आपको रिपोर्ट में बताऊँगा कि ब्लैक इकॉनमी कितनी तेज़ी से इस मुल्क में बढ़ रही है। और ये ब्लैक इकॉनमी की जब मैं जिक्र करूंगा तो ये इसलिए भी अहम है कि इसके साथ ही आपका टेररिज्म जुड़ा हुआ है। सारा पैसा जो इस टेररिज्म में खर्च होता है वो इस ब्लैक इकॉनमी से ही आता है। इसका नेटो से क्या रिश्ता है या वॉर ऑन टेरर से क्या रिश्ता है? और मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ, एक फिगर जो मैं आज देख रहा था, बाद में इसकी तफसील दूंगा, कि सिर्फ पिशावर में इस वॉर इकॉनमी की वजह से $1 करोड़ डेली हाथ बदलते हैं, वो भी ब्लैक इकॉनमी का हिस्सा है। ये सारे अजाब इकट्ठे हैं, इस पे एक निगाह डालेंगे। समी साहब, क्योंकि मौजूद दहशतगर्दी है जी। कल भी सारा दिन पाकिस्तान कराची से लेकर सवात और क्वेटा तक दहशतगर्दी होती रही। तो असफंदियार वली साहब जो हैं ANP के, उन्होंने एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फ़ैसला किया है। उनका कहना है कि इसका सिर्फ एक एजेंडा होगा, दहशतगर्दी का खात्मा किस तरह मुमकिन हो। तो सियासी जमातों को वो एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं और इसकी तफसील हम आगे बयान करेंगे। लेकिन उनका कहना ये है कि अगर
अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो पाकिस्तान में जो दहशतगर्द ग्रुप हैं उनके साथ मुज़ाकरात क्यों नहीं हो सकते। और साथ ही उनका ये भी कहना है दूसरी सियासी जमातों को कि इस दहशतगर्दी का हदफ जो है वो सिर्फ ANP वाले नहीं है, बहुत सारा पाकिस्तान ही इनका टारगेट है, तो इसलिए इस पर कोई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। दूसरा शाजिया, एक बड़ी हैरानकुन कल इन्फॉर्मेशन आई, गवर्नर पंजाब के हवाले से ये बात आई कि उनको भी भत्ताखोरों ने कोई धमकियां दी हैं। अच्छा। जिस पर यह बताया गया कि उन्होंने एक ख़त भी लिखा है पुलिस हुकाम को। अब उनके जो एक एडवाइज़र हैं अब्दुल कादिर शाहीन साहब, वो तो इसकी तस्दीद करते हैं, लेकिन पुलिस ज़राए ये कहते हैं कि इस वाक़े की तहकीकात की है उन्होंने और एक इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली है। इस पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे से भी और तफसीलात से आगाह करेंगे कि ये मामला है क्या। और फिर आखिर में मैं ख़बर ज़िक्र करूँगा क्रिकेट का। बिल आखिर अब पाकिस्तान सुपर लीग के नाम से T20 मैचेस का सिलसिला शुरू होगा। मार्च के आखिरी हफ्ते में ज़का अशरफ साहब ने ये ऐलान किया, उसमें इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी आएंगे। तो गोया एक तरह से जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनकी आमद मुतवक्को है पाकिस्तान में, वो खुलना शुरू हो जाएंगे। और तकरीबन बताया जा रहा है कि $10 करोड़ की मालियत की ये 30 के करीब शायद बाहर से क्रिकेटर भी जी इंटरनेशनल, शायद यही रास्ता बन जाए लोगों के यहाँ आने का। मगर ये जो साथ टेररिज्म हो रहा है ये शायद एक रुकावट है। बिल्कुल। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इन तमाम खबरों पर डिटेल में बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। कल कोयटा में जो दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया उसके बाद फौज को हाई अलर्ट कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने अमन अमान के हवाले से 13 जनवरी को एक इजलास भी तलब किया है। इसी हवाले से कोयटा में अभी क्या हालात हैं, क्या सूरत हाल है, बात करेंगे हमारे नुमाइंदे फरीदुल्लाह से। फरीदुल्लाह, सिर्फ कोयटा नहीं पूरे मुल्क की फ़ज़ा जो है वो सोगवार है, आज पूरा मुल्क इस दुख में बराबर का शरीक है। ये बताएंगे इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या हालात हैं कोयटा के, ज़ख्मी कैसे हैं, किन किन अस्पतालों में? जी बिल्कुल, कोयटा सोगवार है। कल कोयटा में एक के बाद तकरीबन जो 3 धमाके हुए, एक मिजान चौक जिसे बादशाह खान चौक कहा जाता है वहाँ हुआ, उसके बाद जो तकरीबन 3 घंटे के बाद जो अलमदार रोड पे एक के बाद 2 धमाके हुए, जिसमें पहला खुदकश था, उसके बाद दूसरा जो एक गाड़ी को उड़ा के किया गया है, जिसके नतीजे में जो 83 अफराद जो जहाँ बहक हुए हैं और तकरीबन 130 से ज्यादा जो जख्मी हैं। इस जख्मियों को जो तमाम के तमाम है वो तमाम CMH में मुंतकिल किए गए हैं। उनमें से भी अक्सर जो है शदीद जख्मी है। हेलो फरीदुल्लाह, आवाज आ रही है? जी जी जी। कोई सियासी शख्सियत पहुंची? कल तक एक बताया जा रहा था कि जिन जगह पे धमाके हुए कोई सियासी शख्सियत नहीं आई, ना ही अस्पतालों में गई जख्मियों की आदत के लिए। जी बिल्कुल, सियासी शख्सियत तो कोई भी नहीं आई, ना वजीर आला है, ना इतनी बड़ी भारी भरकम जो काबीना है बलूचिस्तान की, उनमें से भी कोई इनकी आदत के लिए नहीं आया। और ना ही जो अफराद जहाँ बाक हुए हैं उनके लवाकिन से ताजियत के लिए गए हैं। अब जो अफराद जहाँ बाक हुए हैं उनमें आप देखें जो एडी के एहलकार थे 4, जो हमेशा दूसरों की डेड बॉडीज उठाते हैं या दूसरों की मदद के लिए पहुंचते थे, कल रात खुद उनकी जो लाशें थी उठाने वाला कोई नहीं था। वो 4 अफराद जो काफी अरसे से एडी के साथ काम कर रहे थे वो जहाँ बाक हुए, एक DSP SHO समेत तकरीबन 8 पुलिस एहलकार जहाँ बाक हुए हैं। उसमें जो है एक हमारे जो निजी TV के हमारे दोस्त थे सैफ और रहमान वो शहीद हुए हैं, उनके साथ उनका कैमरामैन था इमरान वो शहीद हुए हैं। इसी तरह स्टिल फोटोग्राफर जो था इकबाल वो शहीद हुए हैं। उनका छोटा भाई जो दोनों स्पॉट में सबसे पहले पहुंचे वो शदीद जख्मी है। इसी तरह PRO जो FC के PRO हैं मुर्तजा बेग वो इस वाक़े में जहाँ बाक हो गए हैं। इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो शहीद हो गए। आज पूरी फिजा सोगवार है, जो चोटी के हालात हैं वो तो यूं कि तू ही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फरीदुल्लाह आपका। समी साहब, लगता है कि एक सोची समझी साजिश है, इलेक्शन की आमद है। देखिए ये तो बिल्कुल एक बड़ा अलमनाक वाक़या है जो कल हुआ कोयटा में। अच्छा, मैं इसमें एक थोड़ा सा एक और पर्सपेक्टिव मैं ये देना चाहता हूँ। मतलब जो ज़्यादा हलाकतें हुई वो दूसरे धमाके में हुई। जी हाँ। ये एक पैटर्न आता है दहशतगर्दी में। पहले ये हमने देखा ये लबनान में, फ़लस्तीन में इस तरीके से ये दहशतगर्द बम फाड़ते थे। एक चीज़ जिसकी मैं निशानदेही करना चाहता हूँ कि हमारे जो मीडिया के लोग भी हैं और अवाम भी जो हैं, जिस वक्त कहीं ऐसा वाक़या हो तो वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और इसी का एडवांटेज जो है वो दहशतगर्दों ने उठाया। लोग ज़्यादा तादाद में आ जाते हैं। हमारे यहाँ इस बात की कोई तवज्जो नहीं की जाती
कि जहाँ पर क्राइम सीन हुआ है सबसे पहले लॉ इन्फोर्समेंट ने उस सीन को प्रिजर्व करके वहाँ से शवाहिद इकट्ठे करने होते हैं। हमने देखा है कि लोग आ जाते हैं उसमें और दहशतगर्दों को ये पता होता है कि यहाँ पर लोग इकट्ठे होंगे। और ये जो दूसरा धमाका था ये एक कार में हुआ जो वहाँ पर प्लांट की गई थी और ये एंटीसिपेट करके उन्होंने वहाँ पर कार खड़ी की थी कि लोग यहाँ पर इकट्ठे आएंगे तो उसको फिर फाड़ा जाएगा। ये जो इतनी ज़्यादा हलाकतें हुई, अगर उस क्राइम सीन को प्रिजर्व कर लिया जाता या लोग वहाँ पर इकट्ठे ना होते और हमारे जो टीवी और मीडिया के लोग खास तौर पर, क्योंकि उन्होंने खबरें लेनी होती हैं तो वो अपनी जान की परवाह किए बगैर भी हलाक हुए, अपनी जान की परवाह किए बगैर वो आगे पहुँचते हैं, तो वो उस धमाके का निशाना बन गया। लेकिन पूरी दुनिया में मैंने ये देखा है, अगर कोई इस तरह का क्राइम हो जहाँ पर सिस्टम पूरी तरह डेवलप्ड है तो उस क्राइम सीन पर लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाता। एक पट्टी लगा दी जाती है और वो इसीलिए लगा दी जाती है कि एक तो शवाहिद इकट्ठे करने होते हैं और दूसरा इस बात का अंदेशा होता है कि शायद इस जगह पे कुछ और चीज ना हो जब तक उसको क्लियर ना किया जाए। इस जगह पर कोई ना कोई तो उस टाइम मौजूद होता है, भले शवाहिद इकट्ठे करने वाली टीम हो, भले ही ईदी के रजाकार हो, कोई ना कोई तो उस लेकिन जो आम लोग जो इतनी हलाकतें हुई शाजिया, उन हलाकतों को बचाया जा सकता था अगर उन चीज़ों को फॉलो किया जाता। तो ये एक लॉ इन्फोर्समेंट के लिए एक लर्निंग भी है और मैं जो हमारे आम लोग जो बिल्कुल वो एक जज्बे के तहत जाते हैं मदद करने के लिए, उनके लिए भी ये एक बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। और फिर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो अपने जो स्टाफर्स हैं उनको बाकायदा तौर पर इस बात की ट्रेनिंग देनी चाहिए कि जब इस तरह का मामला हो तो उसमें आपने किस तरह रिपोर्ट करनी है, किस तरीके से उस जगह तक एक्सेस करनी है। इससे एक जो बड़े नुकसान से बचा जा सकता है, बड़े जो ज्यादा नुकसान है उससे बचा जा सकता है। बात चले ये तो तरीका हो गया। बात ये है कि जब आपके पास दो सिक्योरिटी सिस्टम हो, मसलन उस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब कहाँ बैठे थे, किसी जगह मैसूर होकर बैठे होंगे, अवाम कहाँ बैठे हुए हैं, आपके पास दो सिक्योरिटी सिस्टम, एक तो है ही नहीं अवाम का सिक्योरिटी सिस्टम, हुक्मरान मैसूर होकर बैठे हुए लगे हुए हैं, बड़े बड़े कंटेनर उसके अंदर बैठे हुए हैं। ये जो बात कर रहे हैं कि ये जो आपको इन प्लेस करने पड़ते हैं प्रोसीजर्स, ये ऐसे ही हो जाते हैं, दुआ मांगने से हो जाते हैं। दुआ भी बड़ी अच्छी चीज है, उसका बड़ा असर होता होगा यकीनन, लेकिन इससे तो नहीं होता। फिर आप उस पर आप अखराजात करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, अपने समाज को डेवलप करने पर पैसे लगाते हैं। हम कह देते हैं अमेरिका में तो जी वो पट्टी लगा देते हैं, ऐसी पट्टी लगा दी उन्होंने। अब आपकी प्रायोरिटी होती है, हाँ जी। एक तरफ तो आपने अपनी गलत रियासती पॉलिसियों की वजह से अमाजगाह बना लिया दहशतगर्दी की इस मुल्क को। मुख्तलिफ अवाम तो नहीं लड़ रहे ना, अवाम के पास तो असला नहीं है, मेरे आपके पास तो नहीं है। ये कौन लड़, ये खवास लड़ रहे हैं, ये आम आदमी नहीं लड़ रहे। अवाम उसका विक्टिम बन रहे हैं, ये मैसूर होकर बैठे हुए हैं और अपने दिहाड़ियां शहड़ियां बना रहे हैं, अवाम मर रहे हैं। ये हो रहा है क्योंकि आपकी प्रायोरिटी नहीं है। ना आपकी आजाद खारजा पॉलिसी बन सकती है, ना आपकी दाखिला पॉलिसी बन सकती है। तो इससे क्या होगा? ठीक कहते हैं समी साहब, 4 बंदों की जिंदगी तो बच सकती हैं, मगर इशू तो खत्म नहीं होगा। पहले पहुंच गए, लेट पहुंच गए, भाई धमाके को कैसे रोकें? इशू ये है कि इस अफरीद से, इस कैंसर से ये समाज निजात कैसे हासिल करे, ये बड़ा इशू है। ये आपकी बिल्कुल सही बात है कि बुनियादी तौर पर तो इस इशू पर देखें, अगर तो इस मुल्क के आम आदमी की सिक्योरिटी का ऐसे ही हो जैसे हम और पालमे के बारे में सुनते थे कि ट्रेन में आम आदमियों से बैठ के जाता था, जो वो नॉर्वे का जो प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है। और मैं एक और आपसे बात करता हूँ, मैं कल एक सोशल मीडिया पे तस्वीर देख रहा था समी साहब कि यहाँ से मलका बरतानिया जो है वो एक आम सी गाड़ी में बैठ के गुजरी, यही मुल्क था, साथ सदर अयूब साहब खड़े हैं या और लोग। बात क्या है? बात यह है कि इन्होंने इस जंग को यहाँ इन्वाइट किया, इस समाज को की जंग मुसलत की, पहले अफगानिस्तान पे मुसलत की, अब यहाँ मुसलत की, और अब ये अटरली अनएबल है हमारी जिंदगी प्रोटेक्ट करने में। हाँ, खुद ये ठीक है, इन तक कोई नहीं पहुंचेगा, जाहिर है, दे आर वेरी वेल प्रोटेक्टेड, पीपल आर नॉट। सभी सब आगे बढ़े और इस किस्म की दहशतगर्दी का खतरा है डॉक्टर ताहिरुल कादरी के लॉन्ग मार्च में। अब हमारी वजारत दाखिला भी कह चुकी है, पंजाब हुकूमत भी कह चुकी है, आज डेडलाइन भी खत्म हो गई है। दूसरी जानिब आपको पता है मुज़ाकरात के लिए चौधरी शुजात को भी टास्क दे दिया और MQM से मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पीपल्स को टास्क दे दिया। लेकिन MQM के जो कायद अल्ताफ हुसैन, उन्होंने कल कहा है कि ये कहाँ लिखा है कि हुकूमत में रहते हुए लॉन्ग मार्च में हिस्सा नहीं लिया जा सकता। इसका मतलब मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा हुआ फिर? नहीं, देखें, आपने तो अपनी इस बात में 6-7 मामलात को इकट्ठा कर दिया है। अगर हम एक एक करके इन पे डिस्कस करें तो जो दहशतगर्दी का ख़तरा है उसके हवाले से जो मैंने इब्तदा में ख़बर दी है वो असफंद यार वली ने कहा है कि वो एक
जिस तरह काजी साहब ने पॉइंट आउट किया कि असल मसले का हल तब होगा जब ये धमाके रुक जाएं। अब उसके लिए क्या करना है? ठीक है, जो क्रिमिनल एलिमेंट है उसके खिलाफ तो आप कार्रवाई करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ इस मसले का सियासी हल आप ढूंढेंगे। जिस तरह अफगानिस्तान में तालिबान के साथ अमेरिका मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हो गया है और उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जा रही है, तो इसी तरह यहां पर भी एक पॉलिटिकल विल की जरूरत है। जो सियासी जमातें हुक्मरान हैं बलूचिस्तान में, सिंध में, इस्लामाबाद में, केपीके में, वो इकट्ठा उनमें कंसेंसस होना चाहिए और उसके बाद फिर ये जो ग्रुप्स हैं जो जिनके साथ इस वक्त लड़ाई हो रही है उनसे बातचीत करके तो उनको इस मेन स्ट्रीम सिस्टम में लाया जाए और उनसे कहा जाए कि आप तशद्दुद को बंद करें। तो उसके लिए जो सबसे पहला स्टेप है, बड़ा राइटली वो स्टेप है कि तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हों और एक विल का इजहार करें उसमें मुज़ाकरात के लिए, और फिर उन ग्रुप्स के साथ भी इकट्ठी हैं जो काम करने वाले हैं, जहां पे उन्होंने सब्सिडी लेनी है, जहां पे कोई और अपने पर्क्स लेने हैं, वहां पे तो वो इकट्ठी। कल भी आपको लेकिन बात ये है, बात देखे ना कि पहले तो ये जिम्मेदारी तो फिक्स कर लेना। कल हमारी जंग करके अंदर ले आए, कोल्ड वार में आपने ये अपने इसको अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज किया, उसके नतीजे में उसकी जाहिर अफगानिस्तान अगर डिस्टेबलाइज होगा तो हम नेबरिंग डिस्टेबलाइज नहीं होंगे। वॉर ऑन टेरर कर दी, हमारा एक अरेंजमेंट था फाटा में, वहां आपने जंग बर्पा कर दी, अब कहते हैं आप ठीक कर लो। वजह यह है कि मुझे ये बताएं, नहीं सर मुझे एक आखिरी फिक्रा बोलने उसके बाद बोले, ये खुद तो कहीं नहीं वजह, ये जो पॉलिसियां हम पे इम्पोज करते रहे हैं, ये जो पॉलिटिकल विल लेके आए थे, ये सारा काम करवाया जब इन्होंने, जब ये कहते हैं खड़े होकर कि ये जंग है, हमारी जंग हम लड़ रहे हैं क्योंकि अमेरिका बहादुर ने कह दिया। इससे पहले अमेरिका बहादुर ने कह रखा था कि जंग रूस के खिलाफ लड़नी है तो रूस के खिलाफ लड़ रहे थे। फिर अमेरिका ने कहा कि नहीं, ये जो बंदे हमने यहाँ बिठाए आप इनके खिलाफ लड़ो। इन्होंने कहा जी हमारी बात यह है कि ये जरा एपीसी में ये भी तो सोच लें, कहीं हम खुद ही तो वजह नहीं है इस अजाब की, ये अजाब हमने खुद ही पाल पोस के बड़ा नहीं किया जो हमारे पास। तो मैं समझता हूं कि ये बड़ी अब ऐसे बातें हैं, एपीसी कर लें, बैठेंगे एक जगह, बैठेंगे चाय वाय पी के, कल की एपीसी हुई है वो जो क्लास कैसे होगा, एक्सक्यूज मी, क्या ये क्लास डिलीवर करने के अहल भी है या नहीं? जिन्होंने ये अजाब पैदा किया है वो ठीक करने के लिए लॉन्ग मार्च के अजाब की तो बात करें, बाकी हम अच्छी बातें मॉरल्स करें, हाँ इकट्ठे हो जाएं, ये नहीं होना चाहिए, गुड बैड, ये कहानी आप करते रहें, लेकिन रियल हल कैंसर को एस्प्रिन से आप ठीक नहीं कर सकते। ये एक कैंसर है और अफरीत है, इसके लिए बड़ी सीरियसली पॉलिटिकल विल और बड़ी लीडरशिप चाहिए। इनमें कोई नजर आ रहा है आपको? नहीं, वो लीडरशिप कहां से लेके आएंगे? इनमें से ढूंढ लें आप, अगर मैं कहीं से नहीं ला सकता तो इनमें से ढूंढ लें। ये तो ढूंढे हुए हैं आपने, बड़ी 4 साल से एएनपी वहां पे पावर में है, ठीक कर लिया उसने, इसी लीडरशिप ये पावर में ठीक कर लिया, इसी लीडरशिप की तलाश में लॉन्ग मार्च हो रहा है, मजीद खराब किया इन्होंने। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन उसके हल के लिए भी जो लोग साहिब इक्तदार हैं, जो मामलात को चला रहे हैं, वही मिलकर बैठकर कोई पॉलिसी बनाएंगे तो इसका हल निकलेगा ना। तो इन्हीं पॉलिसी, तो अगर उसके लिए तो 4 साल में क्या करते रहे? नहीं किया 4 साल में, तो अब इसीलिए अगर जिन्होंने 4 साल नहीं किया उनकी क्या गारंटी है एक एपीसी में ये कर लेंगे? अच्छा फिर किसको भाई आप हाइप नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूं कि एक स्टेप है तो इसको इस लॉन्ग मार्च के साथ जोड़े ना, तो आवाम इसीलिए बाहर निकलेगी ना इसी सिस्टम के खिलाफ जिसकी आप बात कर रहे हैं, इन पॉलिसियों के खिलाफ। उस लॉन्ग मार्च की आप बात करें, वो बात नहीं कर रहे। नहीं, लॉन्ग मार्च की तो मैं बात कर रहा हूं। पहले ये जो दहशतगर्दी वाला मामला है, इसका लॉन्ग मार्च से कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों नहीं है? इस पे खतरा नहीं है दहशतगर्दी का? दहशतगर्दी का खतरा तो इसमें है, लेकिन लॉन्ग मार्च जिस मकसद के लिए किया जा रहा है वो मकसद कुछ और है। वो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए लॉन्ग मार्च नहीं किया जा रहा। उसमें सारे तो अभी तो हम ये बात कर रहे हैं कि जो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इस वक्त आपको एक विल की जरूरत है, और वो क्या है कि जो लोग नाराज हैं, जो ये सारे धमाके कर रहे हैं, आप उनसे बातचीत करेंगे ना। हाँ। तो उससे बात करने के लिए अगर आप तमाम हुकूमतें सूबाई और कौमी मिलकर और उसके साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं, वैसे जब भी इस तरह का वाक़या होता है हम भी इस तरह की बातें करते हैं, आप भी बातें करते हैं, तमाम सियासी जमातें भी बातें करती हैं, एंड रिजल्ट तालिबान को मार दें, खत्म कर दें। आज हमें कह रहे आप भी बातें कर लें, वो भाई लड़ाई क्यों की थी? अब बातें करने से ठीक होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। वो पता क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं हमें नहीं चाहिए, हमें वो 14 सूबे इन्होंने कहा ले लें आप, एक खबर आई उनका नहीं चाहिए भाई, हमें तो सारा अफगानिस्तान चाहिए। ये अब हम जिस डिस्टेबलाइज कर दिया आपने इनकी कोक से या इनके इस लीडरशिप से, ये हमें कहानी मिली है जो हमारे सामने है। अब ये ठीक कर पाएंगे? इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। एग्जैक्टली, ये बिग क्वेश्चन मार्क है, लेकिन इसको ठीक करने का तरीका यही है कि बात की जाएगी, उसी बात से ही कोई उसका नतीजा निकलेगा। ये जो एक इनिशिएटिव है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का, नहीं आप कब कह रहे हो? अभी क्या कह रहे हैं इतनी देर से? आप अभी फरमा कह रहे हैं, बात करें किससे करें? मुल्ला उमर से तो वो बात कर ही रहे हैं ना, अमेरिका वाले, आप सुना है? तो मैं पाकिस्तान में तो नहीं रहते ना मुल्ला उमर, तो यहाँ पर जो हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ, उनका कहने का मतलब ये कि यहाँ पर जो ग्रुप से बात कर लेते हैं, जब दिल करता है उसे दुश्मन बना देते हैं। आगे चलते हैं। आज क्या हुआ? सिर्फ हम पे अजाब नहीं गुजरा, कराची में किलिंग हुई, और इसमें हिस्सा अमेरिका बहादुर ने भी डाल दिया, ड्रोन मार के 6 आज 6 ड्रोन से भी मरे हैं।
चलिए लॉन्ग मार्च की बात करें। असलम लाइन पर हैं, असलम उनसे हमारे साथ जरा लाइन बात पर। कर असलम लें। असलम आवाज आ रही है? हेलो जी आवाज आ रही है। जी असलम, ये बताएं कि चौधरी शुजात को टास्क दिया है डॉक्टर तारुल कादरी से बात करने के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टास्क मिला है एमक्यूएम से बात करने के लिए, लेकिन एमक्यूएम भी डटी हुई है, लेकिन लॉन्ग मार्च में हर सूरत में शिरकत करेंगे। डॉक्टर तारुल कादरी भी डटे हुए हैं। क्या हालात हैं इस वक्त वहां पर? अरे कल जो इजलास हुआ था उसकी जो अहम इत्तेहादी इजलासों में अगर आप ये बात नोट करें तो वज़ीर आज़म को 24 घंटे में 2 बार कराची आना पड़ा। 9 जनवरी को उन्होंने पीपल्स पार्टी की जो कोर कमेटी का इजलास था उसमें शिरकत की, इसमें भी लॉन्ग मार्च का मामला ज़ेर गौर है। और 10 जनवरी को जो है दोबारा वज़ीर आज़म कराची आए और जो लॉन्ग मार्च था जिसपे इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं का इजलास बुलाया गया था। गो के इस इजलास के हवाले से जो हुकूमती बयान सामने आया वो ये था कि इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया और ये कहा गया कि जो मखलूत हुकूमत का इत्तेहाद है ये बरकरार रहना चाहिए। लेकिन जो इस इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आई वो ये थी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जब इस लॉन्ग मार्च को उस इजलास में ज़ेर गौर लाया गया तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कहा कि हम लॉन्ग मार्च की हिमायत जारी रखेंगे। हुकूमत अगर ये समझती है कि ये लॉन्ग मार्च उसके खिलाफ है तो ये उसकी गलत फहमी है, ऐसा नहीं है। ये कुछ इस जो इंतखाबी निजाम के इस्लाहात और जुल्म और ज्यादती के खिलाफ है। हम ये लॉन्ग मार्च करते रहे, इसकी जो है वो भरपूर हिमायत जारी रखेंगे। चौधरी शुजात हुसैन और इरफान जान वली का मौकफ ये था कि लॉन्ग मार्च पर हम हुकूमत के साथ खड़े और हम वाज़ेह तौर पर हुकूमत का साथ देंगे। चौधरी शुजात का मौकफ इस वक्त ये था कि जब उनसे कहा गया कि वो तारुल कादरी से बात करें तो चौधरी शुजात ने कहा कि पहले एमक्यूएम से तो बात की जाए, इससे तो मुकम्मल बात कर ली जाए कि ये लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई इस पर नजरसानी करें, इसलिए कि एमक्यूएम तो हमारे साथ बैठी हुई है, इत्तेहादी जमात है। तारुल कादरी से भी वो अब बात करेंगे, जिस पर ये टास्क दिया गया कि चौधरी शुजात मजीद बात करें, जो कि मुतवक्को है कि आज इस पर कुछ न कुछ बात करेंगे नजरसानी के लिए तारुल कादरी से। और जो एमक्यूएम से मजीद बातचीत जो है वो ज़ाहिर है कि रहमान मलिक, खुर्शीद शाह या जो दीगर रहनुमा है उनको ये टास्क दिया जाएगा कि वो एमक्यूएम से बात करें। लेकिन नजर ये आता है कि लॉन्ग मार्च के हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने, जिस तरह अल्ताफ हुसैन ने भी कल जो अपना खिताब था उसमें ये वाज़ेह तौर पे कहा कि लॉन्ग मार्च में एमक्यूएम भरपूर शिरकत करेगी। जी हाँ जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखते हैं क्या नतीजा निकलता है इन मुज़ाकरात का। 2 दिन रहेंगे लॉन्ग मार्च में। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे अल्ताफ हुसैन के सियासी ड्रोन हमले की। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। कराची से एक कॉलर हैं अजहर। हेलो जी वालेकुम सलाम। मैं काजी साहब से एक बात और समी साहब से मुख्तसर बात करना चाहूँगा। काजी साहब, जब तक सिक्योरिटी के हवाले से आप इन हुक्मरानों, इनकी औलादों से सिक्योरिटी नहीं लेंगे ये कोई काम नहीं करेंगे। इनके अपने बच्चे ये खुद सिक्योर हैं, ऐसे लोग मरते रहेंगे। अब समी साहब आप कह रहे हैं ये मुज़ाकरात करें, अरे भाई इनके बारे में अल्लाह ने कहा है सुम्मुम बुकमुम उम्युन, ये सुन ही नहीं सकते। इनको तो नबी से कहा गया इनसे बात ना करो, ये पैसे वाले हैं, ये माल दौलत वाले हैं, ये हुक्मरान हैं, इनको हम पे छोड़ दो। आपको नए लोग लाना पड़ेंगे और नए लोग इनमें से समी साहब जो आप ढूंढ रहे हैं, मैं माजिद साहब चाहता हूँ, आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, इनमें से आपको एक भी नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया अजहर आपका। ये बात इनकी सही है कि अभी तक ये नाकाम हुए हैं, लेकिन जब तक नए लोग नहीं आएंगे तब तक तो आप मिलेंगे। जब तक नए लोग नहीं आएंगे तब तक तो इन्हीं पर इत्तेफा करना पड़ेगा और फिर नए लोग भी लोग ही लेके आएंगे, चाहे उसका जो भी तरीका हो। ठीक है, आगे बढ़ते और बात करेंगे अल्ताफ हुसैन के सियासी ड्रोन हमले की, जिन्होंने कहा है कि कायदे आजम के पास भी तो बरतानवी पासपोर्ट था, मियां नवाज शरीफ और बेनजीर ने भी तो बाहर जाके पना ली, मैं इस तरह करूं तो मेरी वफादारी मशकूक क्यों बन जाती है। ड्रोन हमला उनका दोहरी शरीयत पर था। मैं तो उस पर कमेंट नहीं करूंगा, मगर मुझे एक रिसेंट किताब आई थी इंडियन समर, ये बड़ी इस किताब पे बात हुई। एलेक्स वॉन टंजलमैन एक खातून है, बड़ी वेल डॉक्यूमेंटेड किताब है। मैं एक वाक़या पेश करता हूँ। कायदे आज़म वक्त पे आया करते थे बहुत, तो एक दफ़ा वासराय हिंद जो लॉर्ड माउंटबेटन के साथ उनकी मुलाकात थी और बड़ी मुखासमत थी। वो नेहरू को पसंद करता था और एडवीना की बहुत कुर्बत थी नेहरू से, जबकि कायदे आज़म के साथ उसका पर्सनैलिटी क्लैश था। तो कायदे आज़म कभी लेट नहीं जाते थे, वो जानबूझ के उस दिन लेट गए। तो एक आदमी ने पूछा, हजूर आप तो बहुत वक्त के पाबंद हैं, तो आप लेट क्यों आए? तो उन्होंने बताया मैं इसे स्नब करना चाहता था। किसको?
वासराय हिंद को मैं स्नैप करना चाहता हूँ। हमारा आलम यह है कि अगर कोई सफारत खाने से उनका कोई छोटा सा अफसर भी आ जाए तो हम पीछे चले जाते हैं, ये तो थे। तो मैं समझता हूँ कि मेरी ख्वाहिश और कोशिश या मेरी इस्तदा है कि क़ायद आज़म को जरा बाहर रखें और उसको आज की मेरी लीडरशिप के साथ ना ही कंपेयर किया जाए तो। और बाकी ये बातें रात सारे टीवी चैनल्स पे चल चुकी हैं कि डोमिनियन स्टेटस था, इससे पहले पाकिस्तान बनेगा तो फिर आपका पासपोर्ट बनेगा ना, और फिर आपने हल्फ लेने, एक ट्रांजिशन थी, वो और कहानी है। मगर अगर क़ायद आज़म की आप उनके जो मुखालफिन भी कोई होंगे, हम तो नहीं हैं, होंगे, लेकिन कोई उनके किरदार पे कभी उंगली नहीं उठाता। उनकी जो मालियाती इंटेग्रिटी थी वो अबव बोर्ड थी उनके सामने। वो खुद अमीर आदमी थे और अपने हुनर से उन्होंने बहुत पैसा कमाया अपनी ज़िंदगी में, मगर रियासत का 1 टका खर्च नहीं किया। तो इसी कराची पे उनकी भी हुकूमत थी, इसी कराची पे आज भी हुकूमत है। तो थोड़ा दोनों शहरों को ही कंपेयर कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में लेट्स कीप इट आउट। सियासी रहनुमाओं का कल बहुत अच्छा, मैं इसमें ना, मैं अभी काजी साहब की बात सुन रहा था तो कुछ रात भी प्रोग्राम भी मैंने सुने। अगर आप मुझे इजाज़त दें काजी साहब बात करने की तो जी आप मैं ये नहीं समझा कि अल्ताफ़ हुसैन ने जो क़ायद आज़म के हवाले से जो बात की है उसमें नहीं क्यों की नहीं ये बात कि उसमें उन्होंने कोई क़ायद आज़म के बारे में कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट की है या कोई उनकी बात करने का मकसद क़ायद आज़म की कोई हतक करना था। उन्होंने अपनी तकरीर से पहले ये बात कही थी कि जो तहकीक करने वाले तालिब इल्म हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि वो कागज़ पेंसिल अपने पास रखें और उसको नोट करें। अब जो मैंने उनकी बात सुनी, जो मुझे समझ में आई, वो कहना ये चाह रहे थे कि बाज़ औक़ात कानूनी पाबंदियों की वजह से, हालात की वजह से अगर किसी आदमी के पास किसी और मुल्क का पासपोर्ट भी हो तो इससे उसकी हुब्बुल वतनी पर शक नहीं किया जा सकता। और उनका ये पॉइंट जो ये था, जिसमें उन्होंने बेनज़ीर का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ का भी हवाला दिया, वो कह सिर्फ ये रहे थे कि मेरे पास चॉइस क्या थी। वो बुनियादी तौर पर एक जो रियासती हमारे जो इदारे हैं उनका जबर तशद्दुद, या जो रियासती इदारों में रहने वाले लोग जिस तरीके से स्कोर सेटल करते हैं, उनसे जान बचाकर जब ये हमारे पॉलिटिशियन यहां से भागते हैं तो वो उस जबर का वो जिक्र कर रहे थे कि मजबूरी में जो फैसले किए जाते हैं उनकी बुनियाद पर आप किसी आदमी की हुब्बुल वतनी पर शक ना करें। और उसमें उन्होंने उन्होंने नवाज शरीफ साहब का भी हवाला दिया, उसमें उन्होंने मोहतरमा का भी हवाला दिया, और आजकल परवेज मुशर्रफ साहब भी इसी तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, मुल्क से बाहर हैं। तो वो कहना ये चाह रहे थे कि ये जो आपने स्टैंडर्ड बना लिया है कि अगर कोई आदमी बाहर रहता है और अपनी किसी अब मिसाल के तौर पे आप बरतानिया में जाके अगर असाइलम लेते हैं तो एक खास वक्त के बाद आपको उनकी शरीयत लेनी पड़ती है, वगरना वो असाइलम कैंसिल हो जाएगी। और वो ये बता रहे थे कि अगर मेरी असाइलम कैंसिल होती, मैं वापस आता तो मेरा क्या अंजाम बनाया जाता। तो बेसिकली उनका ये मकसद उनका ये था कोई क़ायद आज़म। अब ये तो ये हुआ ना कि जो उनके मुखालिफिन है सियासी तौर पर, उन्होंने क़ायद आज़म का नाम आया और मैं देखा रात सारे प्रोग्राम, मोहसिन पाकिस्तान का नाम नहीं आना चाहिए था, आपने क़ायद आज़म, उन्होंने तो कहीं हतक ही नहीं की। उन्होंने पाकिस्तानियत जो थी क़ायद आज़म की उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं ले रहे। मैं वो बातें तो नहीं करता जो सीना गजट और लोगों ने हमें सुनाई है, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते। मगर ये जो अभी विकीलीक्स आई थी, ये एन पैटरसन के सामने जिस तरह गिड़गिड़ाते रहे जाके, कौन नहीं था। और मैं क़ायद आज़म की वो बात कर रहा हूं जो कि एक मगरबी औरत ने लिखी है कि वो स्नब करते थे वासराय को। लेकिन क़ायद आज़म के बारे में तो कोई खुदा ना खास्ता किसी ने कोई क्वेश्चन रेज ही नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कंपैरिजन एक शख्स एक खास तनाजुर में एक हमने बड़ी कंपैरिजन वो कानूनी पाबंदियों के लिहाज से कर रहे थे। नहीं, उन्होंने मजबूरी का जिक्र किया ना कि उस वक्त क्योंकि अभी पाकिस्तान बना था, आइन नहीं था, तो उन्होंने पासपोर्ट को होल्ड किया। लेकिन वो अब इसी तरह वो ये बता रहे हैं कि अगर ताहिरुल कादरी या मैं, हमने अगर वो पासपोर्ट होल्ड किया हुआ है अपने हवाले से उनका खास तौर पे, तो वो मजबूरी की वजह से। वो तो ठीक है, ये आप कर दें बिल्कुल। उन्होंने, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि उन्होंने कोई हुब्बुल वतनी पे शक नहीं किया और उन्होंने जो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स दी, मगर साथ ये भी तो दे दें कि आज हमारा मगरब के हुक्मरानों के सामने क्या रवैया और हमारे कायद का क्या था, उसको भी तो कंपेयर करें। वो ज्यादा मीनिंगफुल है हमारे लिए कि बताएं कि वो कैसे मामला करते थे उनके साथ और कैसे और हम क्या कर रहे हैं कि हम देखते हैं व्हाइट हाउस से ही हमारे इक़्तिदार के लेकिन काजी साहब या बरतानिया से हमारे इक़्तिदार के रास्ते आएंगे। तो ये भी उनका, मेरे ख्याल में इसका भी जिक्र हो जाता है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा ख्याल है जो हमारे अंदर इस मुल्क में जो इदारे जबर तशद्दुद करते हैं सियासतदानों पर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट पर, उसका भी जिक्र किया जाए तो बहुत मुनासिब होगा। अमेरिका वाले अगर आके यहाँ पर जबर तशद्दुद कराते हैं तो इन्हीं इदारों के लोगों के जरिए करवाते हैं। तो यही बात अल्ताफ हुसैन ने पॉइंट आउट की कि आप हालात ऐसे क्रिएट करें कि लोग यहाँ से इन अपने इदारों से बचने के लिए जान बचाकर मत भागें। दिस इज व्हाट ही वाज सेइंग। मुल्क में सबसे बड़ा तशद्दुद जिया-उल-हक ने किया, उसको वो किसने उसके सर पे हाथ रखा? अमेरिका बहादुर ने।
CIA ने उसकी आबियारी की। अगर वो यहाँ आके करप्ट क्लास को यहाँ हमारे ऊपर मुसल्लत करते हैं तो डांडे वहां मिलते हैं। सही बात है। जिस ग्लोब की मैशत एक होती है उसकी सियासत भी एक होती है। ये बात आपकी सही है। ढूंढे ना ये कौन हमारे ऊपर मुसल्लत। ये बात आपकी सही है। हम बैठे हुए हैं फॉरवर्ड अगली स्टोरी। आप सही कहा आपने, बिल्कुल यू पॉइंटेड आउट राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अफसोसनाक वाकया। भारतीय फौज ने एक बार फिर कंट्रोल लाइन बटल सेक्टर पर फायरिंग की है। हमारा एक हवलदार मोहिउद्दीन शहीद हो गया है। एक ही हफ्ते में 2 बार कंट्रोल लाइन पर ये वाकयात पेश आए हैं। इमरान हमारे साथ लाइन पर हैं, नुमाइंदे समी साहब अभी जब लाइन पे आएंगे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये जो सारा वाकया हुआ है ना, मैं इस पे एक पर्सपेक्टिव आपको देना चाहता हूँ काजी साहब। मैंने बड़ा वॉच किया इंडियन मीडिया को भी और वेस्टर्न मीडिया को भी कि उन्होंने इस इवेंट को किस तरह रिपोर्ट किया। सबसे पहले तो जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया इंडियन मीडिया ने पाकिस्तान पे ऊपर के जनाब, वो आए और उन्होंने हमारे फौजियों को गला काटा। ये एक बड़ी कैलकुलेटेड मूव थी। ये क्यों कैलकुलेटेड मूव थी? क्योंकि जो माजी में हुआ है, जो गले काटने का अमल था ना, वो किया दहशतगर्दों ने, वो किया उन लोगों ने जिनको वेस्ट अलकायदा या तालिबान के नाम से जानता है। तो बुनियादी तौर पर इंडियन मीडिया ने पूरी दुनिया को यह बताने की कोशिश की कि पाकिस्तानी फौज और वो जो गला काटने वाले लोग हैं वो एक ही फिलॉसफी पर बिलीव करते हैं। पाकिस्तानी फौज को मलाइन करने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए एक बड़ी कैलकुलेटेड मूव थी। लेकिन अब उसमें क्या हुआ कि एक तो इंडियन जो खुद फौजी थे उन्होंने कहा जी कोई गला नहीं काटा गया, और उसके बाद मैं आपको बताता हूं अब जो मौजूदा जो मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आकर यहीं से बात स्टार्ट करेंगे और हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान भी हमारे साथ लाइन पे होंगे। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुश आमदीद जी, समी साहब आप बात करें। मैं जब ये देख रहा था तो अब इंडिया के 2 बड़े जो मीडिया आउटलेट्स हैं, एक उनका अखबार है द हिंदू और एक उनका है डेली न्यूज़ एंड एनालिसिस, उन दोनों ने अब ये लिखा है कि गालबन ये जो कशीदगी बनी है सरहदों पर, इसकी इब्तदा भारत ने की है। जी हाँ। खुद इंडियन अखबारात अब ये कह रहे हैं और उसमें जो यानी भारतीय फौज ने की है ये सारी कशीदगी, पाकिस्तानी फौज को वो बेल आउट कर रहे हैं। अब इंडिया ये क्यों कर रहा है? इसकी भी एक वजह, एक तो मैंने पहले बयान किया कि वो बताना चाह रहा है कि ये दहशतगर्दों की ही बेसिकली एक जो है पाकिस्तान फौज उसको मलाइन कर रहा है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जो अफगान रिकन्सिलिएशन प्रोसेस है इसमें बड़े भरपूर अंदाज में उसमें शिरकत की है और अमेरिका और वेस्ट ने पाकिस्तान का रोल एक्नॉलेज किया है। पाकिस्तान ने तालिबान लीडर को भी छोड़ा है और वो एक फैसिलिटेट कर रहा है। और दूसरी जानब अदम मदाखलत जो पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में पाकिस्तान की फौज उस पर भी अमल कर रही है। हर तरफ से जो भी इल्जामात थे उनको खत्म किया पिछले 4-5 साल में। अब जब आप अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात को खत्म कर देते हैं तो फिर मसाइल पर दूसरे फरीक को भी एक हकीकी गुफ्तगू करना पड़ती है। अब इंडिया की पोजीशन ये है कि यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस के बावजूद वो कश्मीर में प्लेबिसाइड नहीं होने देता और बहुत सारी चीजों पर उसने जबरदस्ती अपना एक स्टैंड लिया हुआ है। अगर अब इस तरह बैठकर गुफ्तगू होगी तो उसमें वो अपनी उस धौंस और उस अनजस्ट जो स्टैंड है उस पर खड़े नहीं हो सकते। तो इसलिए ये जो टेंशन है वो उनको बड़ा सूट करती है। पाकिस्तान इस टेंशन को खत्म कर रहा है। पाकिस्तान ये बता रहा है कि हम दहशतगर्द नहीं है, हम इंडिया के साथ एक मकसद और एक मीनिंगफुल डायलॉग चाहते हैं और हमने अपनी चीजों को स्केल बैक किया है। बट इंडियंस वो ये नहीं चाहते, इसलिए कि अगर ये हो गए तो मुज़ाकरात में तो उनके पास कोई स्टैंड ही नहीं है जिस चीजों पर उन्होंने गुज़श्ता 65 साल से स्टैंड लिया हुआ है। इसलिए एक बाकायदा एक मुनज़्ज़म साजिश है पाकिस्तान की आर्मी को बदनाम करने के लिए। अब इमरान अगर है तो आप उनसे मालूम कर लें। हेलो जी इमरान, ये बताएगा भारतीय फौज की जानिब से एक ही हफ्ते के अंदर ये दूसरा वाकया है। भारत का ये रवैया बिल्कुल समझ से बालातर है। क्या कोई नई साजिश, नया प्रोपेगेंडा, किस किस्म की खबरें हैं? देखें, जो 2013 जब से शुरू हुआ है तो तब से लेकर अब तक ये कोई 10वीं LOC जो ओवरसीज फायर की वायलेशन है जो पाकिस्तान का और इंडिया का एग्रीमेंट हुआ था। जी बुनियादी तौर पर 3-4 मुख्तलिफ पहलुओं पर इस वक्त फौज संजीदा अंदाज से सोच रही है। एक तो ये कि जो सूरत हाल इस वक्त वेस्टर्न बॉर्डर पे पाकिस्तान की बेहतर हुई है, अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, उस हवाले से और इस महाज को खोला जा रहा है पाकिस्तान को एक दफा दोबारा जो है वो मुश्किल में डालने के लिए। दूसरी जो पाकिस्तान ने हाल ही में अपनी जो स्ट्रेटजी, वॉर स्ट्रेटजी वगैरह चेंज की है, उसमें पाकिस्तान ने जहां पर
कन्वेंशनल और वहीं पर सब कन्वेंशनल वारफेयर के ऊपर भी अपनी एक्सरसाइजेज की हैं, मोबिलाइजेशन की है, जो कि इंडियन कोल्ड स्ट्रेटजी जो वॉर डॉक्ट्राइन थी उसका जवाब था, जिसके बारे में कहा जा रहा है अब जो फौजी मुबसरीन है कि कोल्ड स्टार्ट जो है वो एक फेलियर था फौज की जानिब से, जिसके ऊपर उनके अरबों रुपए खर्च किए गए इंडियन आर्मी के, और वो एक फेलियर था क्योंकि पाकिस्तान ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर ये कहा जाए कि इस कशीदगी का जिम्मेदार सिर्फ भारत है तो ये गलत नहीं होगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान आपका। समी साहब इस पे कुछ कमेंट करना चाहेंगे? मैं आगे भाई साहब मैं तो अपना कमेंट कर सकूं इस पे, अगर आपको बात करना चाहें तो। मेरे ख्याल में ये काफ़ी कम्प्रीहेंसिव कर लिया। तो मैं अपनी स्टोरी पे जाता हूँ कि ये जो ECC की मीटिंग हुई है, अब हम कहते हैं गवर्नमेंट मुस्तैद नहीं है, काम नहीं करती, इनएफिशिएंसी, मगर बाज़ मकामात पर बड़ी एफिशिएंट है। मसलन अगर आप ये देखें, मैं आज ये रिपोर्ट देख रहा था और ये आज ही छपी है कि एक तो शुगर प्रोड्यूसर, शुगर पैदा करने वालों को शुगर एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी गई है, एक आध कंडीशन है उसमें, और लेकिन साथ उन्होंने ये किया कि जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है उसमें 7.5% 8% थी, इसे उन्होंने 0.5% कर दिया है, और साथ ही उन्हें वो सब्सिडी दे रहे हैं 1.75 यानी ₹2.25 पर केजी पे उनको सब्सिडी दी जाएगी फ्रेट की, यानी किराए की। अब मामला यह है कि से अरबों रुपए का एक लॉस तो हमारे एक्सचेकर का होगा, कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा, जाहिर है। लेकिन ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस एक ऐसे वक्त पे जब आपका वसूलियों का मसला है, जब आप IMF के आगे फिर हाथ फैला रहे हैं और फिगर्स को फज करके फिर उनके सामने पहुंच रहे हैं, जी एक नई हमें फैसिलिटी दे दे, यानी जो कि एक वो कोई यानी वो आपके लिए कोई रास्ता नहीं है, वो एक और अजाब है और आपके अजाब इजाफा हो जाएगा। मगर ये लोग ये क्लास अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए किस एक्सटेंट तक जा सकते हैं। तो शाजिया इन छोटी छोटी बातों से हमें पता चलता है कि हुक्मरानी करने की वजह क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, अवाम से उसका क्या रिश्ता है, आपसे उसका क्या रिश्ता है, जमूर क्या है, खवास कौन है, आमरीत क्या है, ये इन फैसलों से, और ये फैसले होते चले जा रहे हैं। इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये जो बाकी हमारे अजाब है वो इसीलिए ये पैसे अगर रियासत के पास आते हैं, रियासत उसे लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च करती है, लोगों की वेलफेयर पे खर्च करती है, लोगों को विन ओवर करती है, तो ये अजाब खत्म हो जाएंगे। नीचे आपने एक माशी वीराना बना दिया, ऊपर से अमेरिका बहादुर से कहा और ड्रोन मारें, इधर से आप पैसे साइफन ऑफ कर रहे हैं, और यानी एक इतनी रिच क्लास यहाँ पे क्रिएट हो गई है कि, और रिच होने में कोई हर्ज नहीं है, हो जाए, मगर जो आपने ले डाउन किए हुए प्रिंसिपल उन पे खेले ना। एक हॉकी का मैच ये तो नहीं हो सकता कि मैं गोल करने के लिए आपके सर में हॉकी मार दूं, एक है ना। तो ये हो रहा है इस मुल्क के साथ, और ये मसला दहशतगर्दी ये सबसे जुड़ी हुई है, माशी दहशतगर्दी, ये हमले, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। अच्छा, ये बात कर रहे थे अभी उसकी दहशतगर्दी और पैसों की बात कर रहे थे कि अगर वो वेलफेयर पर खर्च होते। मैं एक कॉलम पढ़ रहा था निकोलस क्रिस्टोफ का, उसमें उसने एक फिगर दिए तो बड़े हैरान कुन फिगर थे। उन्होंने बताया कि अफगानिस्तान में अब तक अमेरिका $640 बिलियन खर्च कर चुका है जंग पे, और इराक में उन्होंने $800 बिलियन खर्च किए हैं जंग में। उसने कहा ये जो सारी रकम है, अगर इसका सिर्फ 1% हिस्सा एजुकेशन पर खर्च किया जाता तो पूरी दुनिया में जो प्राइमरी स्कूल हासिल करने वाले बच्चे, तालीम हासिल करने वाले बच्चों की एज है ना, उसके अखराजात पूरे हो सकते थे। यानी पूरी दुनिया में जो नाखानदगी है, इलिटरेसी का खात्मा हो सकता था अगर इस रकम का सिर्फ 1% हिस्सा खर्च कर लिया जाता। तो उनसे पूछे ना कि ये रकम खर्च क्यों की गई, ये वो तो खैर मैं आपको वो आप बता चुके हैं 10 से 15 सालों में, भाई साहब वो आप बता चुके हैं। एक दो पिछले 10-15 सालों में असले की सनत में जो रेट ऑफ प्रॉफिट है उसमें पता है कितना इजाफा हुआ है? 8000 गुना। 8000 गुना। वो जो रकम अंदर, ये जो $30 ट्रिलियन वहां पड़ा है, यही इस दुनिया का अजाब है। तो मेरे ख्याल में ये भी हमें बता देना चाहिए कि ये क्यों ऐसे किया जाता है। बहरहाल आप वो बताते ही रहते हैं और वो सही भी बताते हैं। मैं तो मूव करना चाह रहा था अपनी खबरों की जानिब। अब इसमें जो एक आप यानी अब गवर्नर पंजाब ने ये खत लिखा है पंजाब की हुकूमत को कि जनाब मुझे भी बताखुरों ने फ़ोन किया है, अच्छा, पैसे इतने दे दें नहीं तो आपके साथ पता नहीं क्या कुछ कर दिया जाएगा, उनके कुछ करीबी अजीज़ों कारब को। तो उसके हवाले से उन्होंने जो ख़त लिखा था वो पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने उसको खुफिया रखा, लेकिन लीक हो गई बात, इसमें सामने आई। तो जो पुलिस के ज़राए ये बताते हैं कि उन्होंने इसके बारे में जो इब्तदाई तफ्शीश की है उसके बारे में मालूम ऐसा हुआ है कि किसी आदमी ने कोई सिम किसी की इस्तेमाल की है ताकि उसको
वो और उसको वो उन धमकी और टेलीफोन के लिए इस्तेमाल किया, कॉल के लिए, ताकि अपने मुखालिफ को फंसाया जा सके। ये एक पुलिस ज़राए के हवाले से ये इत्तला आ रही है। लेकिन जो गवर्नर पंजाब के जो एक एडवाइज़र अब्दुल कादिर शाहीन हमारे बड़े दोस्त हैं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है उनका और उसी इलाके से बहावल नगर से हैं, उनका ये कहना है कि जनाब गवर्नर पंजाब ने कोई ख़त नहीं लिखा। अगर हमारे नुमाइंदे कोई लाइन पे हैं, अगर मिल गए हैं तो। हमारे कोई नुमाइंदे हैं लाइन पे? नहीं अभी तक। अच्छा, तो वो अब आप मुझे ये बताइए कि जब गवर्नर पंजाब जो है अगर वो भी भत्ताखोरों से महफूज नहीं, आम आदमी का काजी साहब क्या यहाँ पर हाल होगा? और अभी तो गवर्नर बने उन्हें जुम्मा 8 दिन पता नहीं कितने दिन। मेरा ख्याल है पहली बात तो ये है कि जहाँ जिस समाज में वो गवर्नर हैं तो या तो ये काम वो खत्म करवाएं या फिर उन्हें गवर्नर नहीं रहना चाहिए। हमें वो ये ना बताएं कि जो आवाम से हो रहा है वो मेरे साथ भी हो रहा है। देखें ना, आप तो खवास में से हैं, बड़े पुराना खानदान है, बहुत बड़े फ्यूडल हैं वो और मुख्तलिफ रहे हैं। अगर उनका ये हाल है तो ये फिर इसका मतलब है कि उनसे कोई गवर्नेंस में प्रॉब्लम है। गवर्नर साहब अच्छा, एक मैं बताऊं उनके बारे में, गवर्नर साहब के बारे में, कि वो ये गवर्नर साहब जो हैं ये बिल्कुल प्रोटोकॉल के बगैर चलते हैं। यहाँ उस दिन आपने देखा था दुनिया के ऑफिस में भी आए थे तो कोई गाड़ी वाड़ी नहीं थी और वो प्रोटोकॉल के बगैर ही चल रहे थे। तो ये भी एक अच्छी खुशाइन बात है। लेकिन वो जो बात है कि अगर कोई सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के बगैर चले तो भाई साहब फिर फोन तो आएंगे। हाँ, फिर तो फोन आएंगे। अच्छा शाजिया, मैं मुख्तसरन ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की बात कर लूँ। कुछ दिन पहले हमने एक रिपोर्ट दी थी और इसमें बताया गया था कि दहशतगर्दी की एक वजह यह भी है कि अनरेगुलेटेड जो है एक आबादी बढ़ी है। 60% जो आबादी है वहाँ की अनरेगुलेटेड, मगर जहाँ रेगुलेट हो रही है इस रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है, इस रिपोर्ट में लिखा है बाकायदा कि जब हम जाके शिकायत भी करते हैं उनसे कि जी ये जो सतून बना है, ये सतून तो जो है फुटपाथ पे बन गया, तो आगे से हमारा मजाक उड़ाते हैं। और साथ उन्होंने एलेज किया है कि खौफनाक इसमें करप्शन हो रही है। और ये जो हमारे इदारे हैं बिल्डिंग्स, मिसाल के तौर पे हम लाहौर की बात कर लेते हैं। किसी ने कभी पूछा लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से कि हर प्लाजा जो बना है इसकी नीचे एक मैंडेटरी थी कि एक पार्किंग होती, नहीं बनाएगी। ये काम भी नहीं हो सकते। देखिए आप ठीक है, शुगर पे जो है वो सब्सिडी लेके रातों रात और अपने अरबों में और अरब इजाफा कर लें, तो ये काम वही बात कि जब आपका ध्यान उधर है तो ये कराची से सारे मसले जुड़े हुए हैं। और अब कराची की जो ये आप आबादियों में लोकेट ही नहीं कर सकते, आपकी पुलिस अंदर जाके ऑपरेशन नहीं कर सकती क्योंकि आपने उन आबादियों को रेगुलेट करके नहीं बनाया। और जहां थोड़ी बहुत रेगुलेटेड है वहां दिहाड़ियां लग रही हैं बकौल दिस रिपोर्ट। समी साहब, हमारी क्रिकेट की स्टोरी वो हमें जरूर भाई वो बड़ी बिल आखिर एक ऐसे ब्रेक हुआ है, पॉजिटिव बात हुई है कि इंटरनेशनल जो क्रिकेटर्स हैं वो पाकिस्तान आ सकेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के नाम से वो शुरू कर रहे हैं। 25 मार्च से 1 अप्रैल तक होगा T20 सीरीज, उसमें टीम्स बनाएंगे और $10 करोड़ की तकरीबन ये मालियत की बनेगी। एक बात वैसे मुझे समझ में नहीं आई कि जो दूसरे मैचेस हैं, फुटबॉल के मैचेस हैं, हॉकी के मैचेस हैं, उसके लिए तो इंटरनेशनल टीम्स आ जाती हैं। हाँ। और पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ करवाए थे यहाँ पर मैचेस, उसमें न्यूजीलैंड के प्लेयर भी आ गए थे। क्रिकेट एक ऐसी बात है कि जब भी उसका नाम लेते हैं तो क्रिकेट की जो टीमें हैं वो पाकिस्तान सिक्योरिटी के नाम से वो नहीं आती। शायद उसकी वजह, अगर सना हमारे साथ हैं तो उनसे पूछते हैं कि इसकी तफसील क्या है। हेलो बिल्कुल जी सनाउल्लाह बताएगा। बड़ी खुशाइन बात है कि दूसरे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो है वो पाकिस्तान आ सकेंगे, तफसीलात क्या हैं इस बारे में? शायद बिल्कुल 25 मार्च से ये मेला सजेगा और कहाँ सजेगा फिलहाल इसका जो है तयन होना बाकी है, लेकिन किसी एक शहर में होगा और जो लग रहा है वो लाहौर लग रहा है कि लाहौर में होगा। और 5 टीमें बनेंगी इसकी और 6 गैर मुल्की खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा एक टीम में हिस्सा ले सकते हैं और 2 जो नौजवान लाइक अंडर 19 के जैसे खिलाड़ी होते हैं वो उसमें शामिल होंगे। यानी 10 पाकिस्तानी होंगे और 6 गैर मुल्की एक टीम में होंगे। 5 टीमें बनेंगी, कुल मिला के 30 गैर मुल्की खिलाड़ी बनते हैं। और कौन सा खिलाड़ी आएगा अभी तक ताहाल जो हतमी नाम है वो सामने नहीं आया, लेकिन जो क्रिकेट बोर्ड है उसका मानना है कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और जो ऑस्ट्रेलिया है वहां के खिलाड़ी जरूर आएंगे और फिर जो बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाड़ी हैं वो भी इस लीग में शिरकत करेंगे, लेकिन कोई हतमी नाम फिलहाल सामने नहीं आया। भारतीय खिलाड़ी भी शामिल होंगे इसमें? शायद भारतीय की ये पॉलिसी है कि वो अपने आईपीएल के अंदर गैर मुल्की खिलाड़ी लेता है, लेकिन उनका कोई भी खिलाड़ी कभी भी किसी भी लीग में हिस्सा नहीं लेता, भले वो बिग बैश हो, भले वो काउंटी हो, भले वो श्रीलंकन प्रीमियर लीग हो या फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो। अच्छा ये बताइए कि ये जो टीम्स बनाई जाएंगी, 5 टीमें जो आपने बनाई है, इसकी ओनरशिप किसके पास होगी? पीसीबी के पास होगी या इसको वो फ्रेंचाइज करेंगे? जैसे फ्रेंचाइज जैसे आईपीएल का है, जैसे श्रीलंकन प्रीमियर लीग है, जैसे बांग्लादेश प्रीमियर लीग है, मुख्तलिफ शहरों की टीमें बनेंगी, जैसे लाहौर की, कराची की, फैसलाबाद की, मुल्तान की। और जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है वो काफी पुरइत्तेमाद दिखाई दे रहे थे। उनका मानना था कि यूएई और अमेरिका की जो कंपनीज हैं वो ये फ्रेंचाइज खरीदने को तैयार है, तो इस हवाले से कोई मसला नहीं है। मसला सिर्फ यही है कि गैर मुल्की खिलाड़ी कौन से आएंगे। और एक इत्तला ये भी है कि 1 करोड़ रुपए पाकिस्तानी देने को तैयार है हम क्रिस गेल को कि पाकिस्तान में सिर्फ 2 मैचेस खेल के चले जाए, लेकिन उनकी पाकिस्तान आमद जाहिर है एक बड़ी खबर होगी, वर्ल्ड न्यूज होगी, तो काफी असर
पड़ेगा पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की बहाली के हवाले से। जी हाँ, बहुत बड़ी जबरदस्त ये खबर है कि ये एक अच्छी खबर है, अच्छी गेम देखने को मिलेगी आवाम को। कम से कम वो एक दरवाजा खुलेगा इंटरनेशनल क्रिकेट का, और फिर वो जो सिक्योरिटी के नाम पे बहुत सारी टीम्स नहीं आती उनके लिए ये होगी कि उनका हौसला बढ़ेगा, और वो फिर अगर नेगोशिएशंस अच्छा हो जाए, हमारा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कर ले, तो शायद वो टीम्स आ जाए। इसी तरह से दहशतगर्दों का हौसला कम हो जाए तो बाकी लोगों का बढ़ भी सकता है। ये एक काले धन की खबर थी, ये तो काला धन चलता रहेगा, कल इसको चला देंगे। क्लोजिंग का वक्त हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। प्रोग्राम के लिए आप फीडबैक दीजिए खबर@duniatv.tv पर। इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी पीर वाले दिन। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।